बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, बड़ा हैपनिंग शो आज होने वाला है, बड़े इंकशाफात करने वाला हूँ मैं मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से जुड़े हुए, और यकीनन हम काफ़ी वक्त से इस केस से बहुत सारे बड़े तहलका खेज़ इंकशाफात करते आए हैं, आप तक हकीकत पहुँचाते आए हैं, और आज भी इस केस से जुड़ी हुई बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने रखूँगा मैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि मैंने आपको पहले ये बात बताई थी कि मेरी पहली मुलाकात अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी से 2000 में हुई थी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कामरान असगर कुरैशी से मेरी आखिरी मुलाकात मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से इस कत्ल से तकरीबन को 10-15 दिन पहले हुई, और उसमें ये मुलाकात 15 साल बाद हो रही थी मेरी कामरान असगर कुरैशी से। 2010 से 2025 तक का वक्त गुजर चुका था, और जब कामरान असगर कुरैशी मुझे मिलता है तो वो कहता है कि मैं रिटायर होने जा रहा हूँ, छांगा मांगा में मेरे दादा की ज़मीन है, मैं वहाँ आबादी करूँगा, मैं बहुत दीनी इंसान बन गया हूँ और अब मैं अपनी ज़िंदगी तब्दील करने जा रहा हूँ, अपनी सब्जियाँ उगाऊँगा, खुद खाऊँगा, सस्टेनेबल लाइफ। और बड़ी अल्लाह अल्लाह वाली बात है कि मैंने कहा शायद इंसान बदल गया, लेकिन दिल में ये ख्याल ज़रूर आया कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जिसने इतने नौजवानों की ज़िंदगी तबाह की हो, आज छांगा मांगा में रिटायरमेंट का प्लान कैसे ये मुमकिन है। तो फिर जब अरमगान का केस सामने आया, फिर मालूम पड़ा कि इतना पैसा बना है, तो यकीनन बहुत सारी चीज़ें हैं। 16 मार्च को कामरान असगर कुरैशी गिरफ्तार हो जाता है, और फिर आज की जो बड़ी डेवलपमेंट है, ये तो हम सबको मालूम पड़ गया कि 40 के करीब अकाउंट्स पकड़े गए हैं, 20 अरब रुपए का अमाउंट, 20 अरब रुपए का अमाउंट। जिस लड़के के पास 5-6 साल पहले सिगरेट पीने के पैसे नहीं थे, आज वो 20-25 अरब का मालिक बन जाता है। और इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि FIA ने आज शामिल तफ्तीश कर लिया है, एक और केस में गिरफ्तार कर लिया है कामरान असगर कुरैशी को। उसके ऊपर भी हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मेरे प्रोड्यूसर साहब ने मुझे अभी बताया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब के कोऑर्डिनेटर है राना एहसान अफजल साहब, जो कि इस वक्त मेरे पर मौजूद हैं, और राना साहब से मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच राना साहब आपके कीमती वक्त के लिए। राना साहब, आज एक आम पाकिस्तानी आपसे और आपके प्राइम मिनिस्टर से पूछता है सवाल, ये क्या वजह है कि आपकी हुकूमत सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए PTI के साथ डायलॉग करने में नाकाम रही है। बलूचिस्तान में भी एक सिचुएशन अख्तर मिंगल की है, वहाँ पर भी हुकूमत डायलॉग करने में नाकाम रही है। क्या आने वाले वक्त में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि माशी बहाली और जो ये फोरम हुआ है माइंस एंड मिनरल्स का, इतने इन्वेस्टर्स आए हैं, इन्वेस्टर क्लाइमेट कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का अच्छा होना। आप समझते हैं सर PMLN की मौजूदा गवर्नमेंट एनी टाइम सून इसमें कोई बेहतरी लाने वाली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, गवर्नमेंट का काम होता है इंगेज करना ऑपोजिशन को, जो कि गवर्नमेंट ने बखूबी किया है, और मुज़ाकराती कमेटीज भी बनी जिसके ऊपर ऑपोजिशन की डेडलाइन से वो खुद मुकर गए। उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में कहा कि हम हाउस में कमेटी बना देते हैं, वो उसको उन्होंने रद्द कर दिया। उसके बावजूद जब ये जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई गई पार्लियामेंट में, उसमें शामिल नहीं हुए, उसमें उनको दावत दी गई। तो जब एजेंडा ही ऑपोजिशन का और ख़ास करके PTI का ये हो कि उन्होंने मुल्की मफाद में इकट्ठे नहीं होना, बल्कि उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी बेस्ड और एक सेल्फिश पॉलिटिक्स करनी है, तो फिर हुकूमत जो है वो क्या कर सकती है? हुकूमत तो बुला सकती है, एंगेजमेंट की ऑफर दे सकती है, कोशिश कर सकती है, लेकिन जब एजेंडा ही ऑपोजिशन, तो मेरे ख्याल से ये ऑपोजिशन नाकाम हुई है मुल्की मफाद के ऊपर बात करने में, बल्कि उनके लिए ये ज्यादा जरूरी है कि कौन जो है वो मुलाकात करेगा और कौन नहीं करेगा। जहां तक आपने मेंगल साहब की बात की, देखें वो उनकी जो डिमांड्स हैं वो काबिले जो है वो डिबेट नहीं है, क्योंकि जो भी सिंपथाइजर्स हैं BLA के साथ, जो कि एक दहशतगर्द तंजीम है, और BYC ने उनकी जो लोग दहशतगर्द मारे गए थे ट्रेन इंसिडेंट में, उन्होंने कोशिश की कि उनकी लाशों को जो है वो छीन लिया जाए, और फिर उन्होंने वहाँ जो भी मामलात हुए वो BLA को ना कंडेम करते हैं, ना कोई जो है वो उनकी जो दहशतगर्दों की लाशों पे भी उन्होंने सियासत की। तो वहाँ ये चीजें तो जो है वो नॉन निगोशिएबल है, क्योंकि हमने क्रश करना है दहशतगर्दों को। वैसे सर कैनाल के मामले पे सिंध वाले कह रहे हैं कि आप भी सेल्फिश हो रहे हैं सर। नहीं, देखिए, कैनाल के मामले पे 2-3 अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं
और सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये है कि अगर किसी भी सूबे का शेयर जो है वो कम होता है या किसी भी सूबे का हक मारा जाता है तो कोई इसको सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन इससे बरक्स जो है वो दावा किया जा रहा है केनाल वाले मामले पे, तो ये एक टेक्निकल डिबेट है जो बदकिस्मती से सियासी गुफ्तगू बन चुकी है। तो हम तो तैयार हैं कि इसको टेक्निकली तौर पे इसके ऊपर डिबेट हो और किसी सूबे के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी, किसी सूबे का हक नहीं मारे जाएगा। यह अंडरलाइंग प्रिंसिपल है, तो मेरे ख्याल से इस पे कंसेंसस हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टैरिफ वॉर के अंदर पाकिस्तान के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं राना साहब? मुझे नजर आ रही है कि शायद चाइनीज अब अपने प्रोडक्ट्स पे मेड इन पाकिस्तान लेके पाकिस्तान से अमेरिका एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उनको बहुत बचत हो जाएगी। आपकी राय सर, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है अमेरिका में। तो अगर मैं सिर्फ एक उसी हद तक बात करूं तो जो टैरिफ्स चाइना को लग चुके हैं और वो एक मेजर एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल्स का यूएस में, तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टेक्सटाइल के हवाले से और दीगर सेक्टर्स के हवाले से कि चाइना से रिलोकेट हो इंडस्ट्री या और दीगर ममालिक या यहाँ जेवीज हों या यहाँ के लोकल बिजनेसमैन जो है वो उस इंडस्ट्री में आ जाएं, तो बहुत बड़ा ये एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। मैं समझता हूँ कि इससे मुफीद होगी हमारी बिजनेस को। थैंक यू वेरी मच राना एहसान अफजाल साहब, आपकी कीमती वक्त के लिए। कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। वापस अपनी आज की टॉप स्टोरी की जानिब जिसके ऊपर हम प्रोग्राम पूरा करने वाले हैं। यकीनन इस केस से जो है जुड़े हमारे सोसाइटी के बहुत सारे पहलू हैं जिनको मैं उजागर करना चाहता हूं। इस डिस्कशन में, प्रोग्राम के हिस्से में हमें ज्वाइन कर रही हैं मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा मोहतरमा वजिया आमिर। मुस्तफ़ा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया वजिया साहिबा आपकी कीमती वक्त के लिए। और हमें आगे चल के ज्वाइन कर रहे हैं साबिक IGP हैं, साबिक DGI भी हैं, सरदार अख्तर हसन गुरचानी साहब ये भी ज्वाइन करेंगे अब प्रोग्राम में। नियाज अहमद खोसो साहब साबिक SSP हैं और इस इशू के ऊपर, इस केस के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं, वायरल रहे हैं, लिख रहे हैं, आर्टिकल्स उनके छप रहे हैं। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, मैं आपको बताऊं कि थोड़ा वक्त पहले ही अरमगान क्योंकि अदालत के अंदर बार बार अपने बयान तब्दील कर रहा है, दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, जिस तरह उसके वालिद कामरान असगर का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था और जितने भी वो इंटरव्यू आज तक टेलीविजन पे देते आ रहे थे वो आइस के नशे में दे रहे थे, क्योंकि उनको मालूम नहीं होता बोलना क्या है, आंखें खुली कैसे रखनी है, जागना कैसे। और आप जितने भी कामरान असगर कुरैशी के इंटरव्यूज उठाएंगे तो आपको नजर आएगा कि वो आइस के नशे में हैं, जिस तरीके से वो अंदाज़े बयां हैं उनका, जिस तरीके से उनकी आंखें हिल रही हैं, पागल हो रहे हैं। इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि वो सारे इंटरव्यूज़ में आइस के नशे में थे। साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि आज बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अरमगान के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कामरान कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अरमगान कि हम जानते हैं कि 40 बैंक अकाउंट सामने आए हैं और डिजिटल वॉलेट्स भी हैं उसके अंदर शामिल, जिसके अंदर को 20 अरब रुपए करीब का अमाउंट है, मे बी मोर। ये तो वो अमाउंट है जो अभी तक मिला है। और बताया जा रहा है कि अब इस केस में कामरान असगर कुरैशी को शामिल तफ्तीश इसलिए किया गया है क्योंकि जो अमाउंट जहाँ से वहाँ जाती थी, जो डार्क वेब के अंदर दुकानें थी, जो रजिस्टर्ड थी वो डार्क वेब की दुकानें, जहाँ पे वो सोशल सिक्योरिटी नंबर अमेरिका में कामरान असगर कुरैशी का इस्तेमाल हुआ है। कामरान असगर कुरैशी वो शख्स है जो पाकिस्तान का मशहूर ज़माना एक ड्रग डीलर रहा है, आज भी है, और इतने साल उसने मनशियात फरोशी की लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पाया। जो भी उसे पकड़ता थोड़े वक्त में पैसे देकर छूट जाता। अपना सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर करवा के वो अमेरिका गया, अमेरिका से वापस आया, रिटायरमेंट के लिए छांगा मांगा गया। छांगा मांगा में बेटे की कॉल आती है कि भाई यहाँ पे तो पुलिस का मुकाबला हो गया, आप जल्दी पहुंचे। और फिर ये सारा मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस आपके और मेरे सामने है। लेकिन शुक्र करके FIA ने, मैं शुक्र अदा करता हूँ कि आज गिरफ्तारी डाल दी है इस केस के अंदर भी कामरान असगर कुरैशी की। अच्छा, इस बीच में ये भी हुआ, मैं आपको एक और डेवलपमेंट बताऊँ कि जो अरमगान की वालिदा हैं सारा और उनके जो चचा हैं आसिफ कुरैशी, कामरान के भाई पुलिस वाले, इन दोनों ने मिलके अरमगान को इस बात पे राजी किया क्योंकि तुम्हारा बाप तो पागल होकर आइस के नशे में बार बार इंटरव्यू दे रहा है टीवी पे, तुम्हारा केस खराब हो रहा है, तुम फौरन से अदालत के अंदर उससे लाताल्लुकी का इजहार कर दो। और फिर अदालत के अंदर अरमगान ने बोल दिया कि नहीं, मैं नहीं जानता, ये मेरा बाप नहीं, मैं इसे मानता नहीं, इसको मेरे केस से अलग कर दिया जाए। और फिर क्योंकि उसकी माँ सारा और उसका चाचा आसिफ कुरैशी चाहता था कि ये कामरान पिक्चर से गायब हो जाए, तो बहुत सारे ज़रा ये भी कहते हैं कि उनके भाई की मदद से ही पुलिस ने सारा ये गिरफ्तारी की है। केस बहुत अच्छा बना है, 200 ग्राम आइस का, गैर कानूनी असलहा कामरान कुरैशी चमन वगैरह वहाँ से जाके नॉर्दर्न एरिया से ख़रीदते थे, कबायली इलाकों से, और कराची में आके नकली बंदूक को, कॉपी बंदूक को असली बना के बेचते थे, काउंटरफिट का बिजनेस भी करते थे। खैर, बड़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं, केस आगे बढ़ गया है। लेकिन मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा वजिया आमिर साहिबा जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, वो काफ़ी अदम एतमाद का इजहार कर रही हैं प्रोसिक्यूशन के ऊपर, लीगल प्रोसेस के ऊपर, पुलिस वालों की कार्रवाई के ऊपर। आईओ आज भी कामरान कुरैशी के केस में अदम हाजिर रहा।
गया ही नहीं हमारा आईओ वहाँ पे, बताया ही नहीं कि चालान क्यों नहीं पेश कर रहा, चालान भी पेश नहीं किया। तो यकीनन वजिया साहिबा का ये दुरुस्त कहना होगा कि सहूलतकारी कुछ नज़र आ रही है। अच्छा, सहूलतकारी कैसे नज़र ना आए? अब अकाउंट के अंदर उनके पास अगर 20 अरब रुपए है तो आप जानते हैं कि पैसे से पाकिस्तान में क्या कुछ किया जा सकता है। वजिया साहिबा, सॉरी टू कीप यू वेटिंग, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। आप बताएंगी आपकी इस वक्त क्या रिजर्वेशंस हैं? आपको बहुत सारे लोगों ने लीगल नोटिस भी भेज दिए हैं कि हमारे बारे में बात नहीं करना। यकीनन आपकी वजह से मैं समझता हूँ ये केस इतना ऊपर उठा है, वायरल हुआ है, और आपने बड़ी मेहनत की है आवाज़ उठाने में। करंट स्टेटस ऑफ द केस एंड योर रिजर्वेशंस, वजिया आमिर साहिबा। Current status of the case is we are waiting for the challan. It's on a final process. That's what I've heard. मेरा ख्याल से coming week में ये आ जाएगा. इससे जो कि lately इनसे गलतियां हुई हैं, जो 164 का जो बयान था उससे related, या बहुत सारी चीज़ों को में डिले जो होता रहा है, उससे थोड़ा सा ऑफ कोर्स मुझे बीच में बहुत फियर एक हुआ था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि बहुत मुश्किल से मुस्तफ़ा का मर्डर हमने पकड़ा। अरमगान जिस तरह से अनस्केप था या जिस तरह से गुम था, तो मेरे अब ये जो डिफरेंट केसेस इसके साथ अटैच हुए जिसमें बड़े लोगों के नाम आए, केस दब गया। अब ये FIA ने बहुत डिले टेकअप किया केस को, जो मुझे नहीं समझ में आई कि इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बाद, क्योंकि अरमगान के पास की एक्टिविटीज हैं, ऑफ कोर्स मुझे नहीं उनका केसेस के साथ बाकियों का कितना चल रहा है मैं उसकी रख रही हूँ, लेकिन जो इसके मर्डर केस में चालान की वो फाइनल प्रोसेस को मैं ऑफ कोर्स ये 164 के बैकफायर के बाद उसी पे एक डिपेंडेंट हूँ, और लॉयर्स से ही ये अब उम्मीद की जा सकती है। जितना इन्फ्लुएंस इन लोगों का इस केस पे है, उसको बचाने में है, उसकी सहूलतकारी में है। यकीनन 20 अरब रुपए जिसके अकाउंट में हो वजिया साहिबा, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। ज़ाहिर बात है ये लोगों का पैसा इन्होंने चोरी किया है, किसी के पेंशन फंड हैं, किसी के रिटायरमेंट के पैसे हैं, कॉल सेंटर में जिस तरह ये स्कैम होता था, तो यकीनन बहुत बड़ा इन्होंने गुनाह तो किया है। अल्लाह ताला उसको यकीनन सज़ा देगा, उम्र कैद या सज़ाए मौत। मेरी नज़र में तो ये 2 सज़ाएँ बनती हैं, लेकिन ये 20 अरब रुपए का अमाउंट है, ये मुझे बड़ा डराता है कि कहीं ये सज़ाएँ बदल ना जाएँ 20 अरब के बदले। फराज ने हमें ज्वाइन किया है। फराज अहमद क्राइम रिपोर्टर हैं, द न्यूज़ के स्टोरी को कवर कर रहे हैं, इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। I'll come to you वजिया साहब, I'll come back to you। फराज, आपकी नज़र में ये जो प्रोसेस है, हमारा लीगल सिस्टम चल रहा है, इतना इंपॉर्टेंट केस, इतना वायरल, आईओ का पेश ना होना, चालान जमा ना होना, चालान का इंतज़ार करना, आपकी नज़र में क्या वजूहात हैं? क्या आप अग्री करते हैं बड़ी वजह ये 20 अरब रुपए भी हैं? देखिए, आमतौर पे आप किसी का चक्कर देखें या जो इन्वेस्टिगेशन का रोल देखें ना, तो जब किसी केस को खराब करना होता है पुलिस को, तो वो इसी तरह डिले टैक्टिक्स जो है वो यूज करती हैं। अदालत में आईओ का हाजिर ना होना, जो चार्जशीट है उसका जमा ना कराना, हर चीज में डिले और अपना इंटरेस्ट शो ना करना, इससे जो है वो काफी चीजें जो है इन्वेस्टिगेशन काफी। बट फराज, FIA में नोमान सिद्दीकी जैसे ऑफिसर हैं, AVCC के अंदर मुकद्दस हैदर जैसे ऑफिसर्स हैं, फिर भी सर आप ये देखें ना, जब ये केस हुआ पहले किडनैपिंग का, तो उससे पहले तो कोई पूछ ही नहीं रहा था, लेकिन जब किडनैपिंग और रैंसम का हुआ और इनकी फैमिली ने, मुस्तफा की फैमिली ने जब इतना जोर दिया और अपने जो ताल्लुकात थे, सोर्सेज थी, उनको इस्तेमाल किया, उसके बाद जाके इस केस पर काम होना शुरू हुआ। और इनिशियली हमने देखा कि काम तो बड़ा अच्छा होना शुरू हुआ, वहां तक जहां तक के अफगान के घर पे रेड हुआ और शहराज गिरफ्तार होता है, अफगान गिरफ्तार, फिर जो कुछ फॉरेंसिक एविडेंस, जो ब्लड के सैंपल्स वहां से रिकवर हुए, यहाँ तक तो चीजें बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर हम देखते हैं कि वो केस डाइवर्ट होना शुरू हो जाए। केस डाइवर्ट होना शुरू हो जाए, यकीनन केस डाइवर्ट हो रहा है फराज, काफ़ी तेज़ी से डाइवर्ट हो रहा है, मुख्तलिफ केसेस जोड़े जा रहे हैं। फिर हमें ज्वाइन किया है सरदार अख्तर हसन खान गोरचानी साहब ने, साबिक IGP है, साबिक DGI भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब आपके कीमती वक्त के लिए। आपकी नज़र में
ये इतना इम्पोर्टेंट केस है, लेकिन सैडली अच्छे ऑफिसर्स हैं पुलिस के अंदर बहुत सारे, लेकिन सैडली डिलेइंग टैक्टिक्स देखे जा रहे हैं। क्या सरदार साहब आप भी समझते हैं ये डिलेइंग टैक्टिक्स इसलिए देखे जा रहे हैं क्योंकि अरमगान के अकाउंट्स के अंदर 20 अरब रुपए की रकम रखी हुई है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान मैं इस केस को वॉच करता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो आजकल पंजाब में हूँ, तो लेकिन मीडिया के हवाले से इस केस की प्रोग्रेस देखते रहे हैं। तो शुरू में तो बहुत डिसअपॉइंटिंग था कि तफ्तीशी अफसर ने जिस तरह से केस ख़राब करने की कोशिश की कि उनका रिमांड दिए बगैर चालान करने की कोशिश की। और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि जो मुख्तलिफ एलिगेशंस लगाए गए हैं, जैसे नाजायज़ असले का है तो वो कोई एक और टीम कर रही है, और जो मनी लॉन्ड्रिंग के हैं वो कोई और कर रहे हैं, टीमें कर रही हैं। तो कोऑर्डिनेशन मुझे नज़र नहीं आ रही, और जिस तरह इनको एक कंसंट्रेटेड जिस तरह एफर्ट होनी चाहिए वो नहीं नज़र आ रही मुझे। गोरचानी साहब, जब एक रेड बुक में पाकिस्तान की एक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द था और वो पाकिस्तान के इदारे नादरा से पासपोर्ट बनाकर बाहर इजीली ट्रैवल करता रहा और पासपोर्ट बनवाता रहा, एक 4-5 सालों में 3-4 बार पासपोर्ट भी बने उनके, फिर भी जब नहीं पकड़ा गया उसे तो मैंने पूछा हुकाम से कैसे आप लोग नहीं पकड़ते, 40-50 लाख उसकी सर की कीमत है। कहते हैं कोऑर्डिनेशन नहीं है। सैडली हमारे इदारों के अंदर कोऑर्डिनेशन का फुकदान, फेलियर बहुत पुराना है, पर हम कुछ कर नहीं पाते हैं। मैं सवाल यहाँ पूछना चाहूँगा वजिया साहिबा से। वजिया साहिबा, अगर आपकी कोई अपील है, क्योंकि आप चाहती हैं कि इंसाफ मिले, जल्दी मिले, सजाए मौत हो या उम्र कैद हो, लेकिन ये केस आगे बढ़े, आपकी क्या ख्वाहिश है? ये केस कितना जल्दी बढ़े, किस तरह आगे बढ़े? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी आप डिमांड कर रही हैं और आप समझती हैं कि ये फ़ौरन होनी चाहिए, जो कि अब तक नहीं हुई है? सॉरी, वजिया साहिबा, आपकी डिमांड्स क्या हैं इस वक्त? आपकी करंट डिमांड्स क्या हैं? आप चाहती हैं सजा हो, इमीडिएट सजा हो, चालान पेश हो, IOI? डिमांड फेयर ट्रायल। जी जी, फेयर ट्रायल, दैट्स इट। व्हाट डू यू थिंक? अब रुकावट क्या है फेयर ट्रायल में? आपकी आवाज में काफी डिस्टर्ब हो रही है। एक्सपेक्टेशंस, जी जी, एक्सपेक्टेशंस ट्रायल में जी जितना ये डिले और जितने अटैचमेंट्स हैं, मुझे उससे फियर है। इतना वक्त आप गायब क्यों रही वजिया साहिबा? ये केस आपकी वजह से चल रहा था, लेकिन आप किसी वजह से खामोश हो गई। आप खामोश क्यों हुई हैं वजिया साहिबा? जुडिशियल होने के बाद और चालान जमा होने में, तो वो तो अभी तक उतना टाइम पूरा हुआ। जी खामोश। अभी आपको पता है मेरा केस कहाँ पर है, किस सिचुएशन में है। मेरे बहुत सारे फियर्स हैं अभी भी। मैं अभी भी उसमें हूँ कि मैनिपुलेट ना हो जाए। कुछ भी मैनिपुलेशन आपको पता है करना इनके लिए मुश्किल नहीं है। जिस तरह से उसकी सहूलतकारी, उसका जेल में इतना सोने के पिंजरे में रहना, उसके पास इतना पैसा होना, मतलब मैं तो डे 1 से हर प्लेटफॉर्म पे पहले जो है अटकती आई हूँ। तो मेरा ये अभी भी आने वाला जो एक मरहला है उसमें मैं fearful ही हूँ। There is a reason for it with past history of my case। मतलब सब कहते हैं ओपन एंड शट केस है। ओपन एंड शट केस कितना कॉम्प्लिकेटेड बन गया है, आप खुद देखिए। मतलब अगर इसको मैंने पकड़ के फिर मुझे ही दे देना था। मैं कहती हूँ पकड़ा ही क्यों गया? अगर मैं मोसाद की एजेंट काश निकल आती, काश होती, तो मैं इसको यहाँ पे पहुंचने ही नहीं देती और अपने बच्चे का बदला ले लेती। बिल्कुल ठीक मैडम, आपने सही कहा। वैसे आज आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया अरमगान ने कि आप भी मोसाद की एजेंट हैं। फराज, इफ़ यू कैन हियर मी, अरमगान के जो पागल पने वाले बयानात हैं, कभी कहता है मुझ पे काला जादू हुआ है जिसकी वजह से मैंने, कभी कहता है वजिया साहिबा मोसाद की एजेंट हैं, कभी कहता है मुझे यहूदी लॉबी मारना चाहती है। ये जो बचकाना टैक्टिक्स होते हैं केस में, ताखीरी हरबे जिन्हें हम कहते भी हैं, क्या आप समझते हैं कि अरमगान के इस पागलपन की एक्टिंग से उसके केस में उसे कुछ फायदा हो सकता है? फराज जी सर, इसमें देखें ना, बात यही है कि जो पॉइंट की बात है ना वो ये है कि एक बच्चा किडनैप हो रहा है
और उसका मर्डर हो रहा है। मैं तो डे वन से एक ही बात कह रहा हूँ कि अभी तक तो ये भी मालूम नहीं किया जा सका कि वाकई में जो मुस्तफा का मर्डर हुआ वो जो आयरन रॉड से उसको टॉर्चर किया गया उससे हुआ, या जो वो गाड़ी की डिग्गी में 3 घंटे की ट्रैवलिंग हुई उसमें सफोकेशन से हुआ, या इंटेंसिव जो है वो ब्लीडिंग जो हुई उसकी वजह से हुआ, या जलाने की वजह से हुआ। अभी तक तो आपको पास कॉज ऑफ डेथ तक नहीं पहुंचे। आप हमें हमेशा डाइवर्ट करते रहते हैं। कभी हमें ये बताया जाता है जी वो डांस पार्टीज करता था, कभी वो बताया जाता है कि वो ड्रग्स में इन्वॉल्व था, कभी जो है वो कोई और स्कैम, तो कभी ये बातें सामने लेके आई जाती हैं कि वो काला जादू में इन्वॉल्व था, जूइश लॉबी में इंटरेस्टेड था, जो जूइश इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो उसका जो है वो बड़ा फैन था, उसको फॉलो करता था, उससे इंस्पायर्ड था। मतलब आप ये देखें ना, जो टेक्निकल बात है उससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है कि वो किसका फॉलोवर था, वो ड्रग्स यूज करता था नहीं करता था, ये सारी बातें अपनी जगह है। लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि उसका मर्डर हुआ है, किसी का मर्डर हुआ है। सबसे पहले उस मर्डर को आप इन्वेस्टिगेट करें सही सेंस में जाके कि वो एक्चुअल मर्डर हुआ कैसे। अभी जो चीज आपके सामने है, जो प्रोसिक्यूशन ने जो लेटर लिखा है जिसिम को और उसमें जो एतराज़ात उठाए, उन्होंने कहा उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाए, तो ये सारी चीजें किस तरफ इशारा कर रही हैं? तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये वही चीजें हो रही हैं जो आमतौर पे हर दूसरे केस के साथ हुआ करती हैं। बिल्कुल ठीक। गोरचानी साहब, आपको उम्मीद है कि हम इतनी आवाज उठा रहे हैं, वजिया साहिबा की इतनी मेहनत है, कामरान असगर कुरैशी की पागलपन की वायरल वीडियोस हैं, 20 अरब रुपए अकाउंट में पैसे हैं और इतना बड़ा स्कैम कर रहा था एक लड़का, आपको लगता है कि पाकिस्तानी सिस्टम इंसाफ करेगा या आपको लगता है 20 अरब जीत जाएंगे? सर, सिस्टम में हमारे तो मैं बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि बड़े लूप होल्स हैं, बहुत सारी खराबियां हैं, लेकिन मुझे यकीन है हमारे जो इस वक्त हेल्म ऑफ अफेयर्स पे लोग बैठे हैं, गुलाम नबी मेमन हैं या जो CCPO हैं हमारे ओडो साहब, दोनों गॉड फेयरिंग अफसर हैं, अच्छे एफिशिएंट अफसर हैं, और मैं समझता हूं कि थोड़ी सी जो इस वक्त रिक्वायर्ड है चीज़, वो इन अफसर्स को फिर से इन सारी टीमों को एक साथ बिठा के सर जोड़ के बैठने की 5-10 मिनट के लिए ज़रूरत है, तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अब साहिर का मामला आप देख लें, इतना बड़ा स्कैम और फिर नाजायज़ असले के ये अलग से इशू, वो अलग से इन्वेस्टिगेशन, इन सब को ज़रूरत है साथ बिठा के, तो थोड़ी सी मैं चाहूँगा कंसंट्रेट करें, तो कोई वजह नहीं कि ये अपने कैफर किरदार को ना भूलें। इनको साथ बिठाना इतना चैलेंज क्यों है गोरचानी साहब? क्या ये लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते? राइवलरी होती है, जेलसी होती है कि ये मुझसे आगे ना निकल जाए, ये मुझसे आगे ना निकल जाए? ऐसी बात नहीं, लेकिन जो इस वक्त हमारी जिस तरह से डेवलपमेंट्स होती हैं, तो ये जो लोग इस वक्त CCPO हों या IG हों, वो इतने सारे अफेयर्स में उलझे होते हैं। अभी IG का मैं समझता हूँ कि वो पिछले कुछ दिन से कच्चे के ऑपरेशन में कश्मीर एरिया में उसकी प्रेजेंस थी, और फिर आप समझते हैं सिंध कितना बड़ा सूबा है और ख़ास तौर पे कराची के कितने बड़े इश्यूज हैं, तो ऑफिसर्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि प्रायोरिटी में इस तरह के केसेस से बढ़ के तो और कोई इंपॉर्टेंट केस नहीं है, तो मेरा ख्याल है उनको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, इस पे ज़रा एक्स्ट्रा उनको तवज्जो देनी पड़ेगी। इंशाल्लाह ये सब कैफर किरदार। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके आपको मैं आज की वीडियो दिखाऊंगा, जो आज की वीडियो कामरान असगर कुरैशी की, जो वो मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की है दौरान कस्टडी, वो भी आपको दिखाऊंगा और उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। और साथ साथ मैं आपको यही बताऊंगा, क्योंकि ये केस इतना वायरल हुआ, हर कोई इसको देखना चाहता है और इसको डिस्कस कर रहा था, तो बहुत सारे वीलॉगर्स ऐसे भी थे, सो कॉल्ड सहाफ़ी बन के बैठ गए और उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन शेयर की। मैं उसको भी आज डिस्कस करूंगा, मौजूद बहस बनाऊंगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस एक टेस्ट केस बन चुका है IG सिंध गुलाम नबी मेमन के लिए, जावेद आलम ओढो साहब के लिए, उनकी टीम में मुकद्दस हैदर के लिए, और साथ साथ जो FIA की टीम है उनमें नुमान सिद्दीकी साहब के लिए। अब देखना यह है कि क्या ये अफसरान इस मुआशरे का दिल जीत पाएंगे, इंसाफ कर पाएंगे, आइन और कानून के मुताबिक
एक कातिल को उम्र कैद या सजाए मौत की सज़ा दिलवा पाएंगे। प्रोसिक्यूशन मजबूत करेंगे। जो कानून में लूप होल्स हैं, लीगल लकूनाज हैं जिनका वो फ़ायदा उठा रहे हैं, जो आईओ पेश नहीं हो रहे हैं, जो चालान में ताख़ीर हो रही है, वो ख़त्म होगी या नहीं होगी। यकीनन इन ऑफिसर्स के हाथ में, आई एम श्योर कि ये कोई ना कोई जल्दी बेहतरी लेकर आएंगे। वजिया आमिर साहिबा, मैं आपसे एक सेंसिटिव इशू डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी नज़र में जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, बहुत सारे व्लॉगर्स फैला रहे हैं, अपनी अपनी वीडियोस बना रहे हैं रेटिंग के लिए, व्यूज़ के लिए, बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं। मैडम, हमारी सोसाइटी में हम ये बात जानते हैं कि कामरान असगर कुरैशी एक नामी गिरामी ड्रग डीलर है। उसका बेटा अरमगान एक ड्रग डीलर होने के साथ साथ एक साइबर क्रिमिनल भी है और एक मर्डरर भी है। 3 चीज़ें हो गया है। और उस बेटे ने बचपन से अपने बाप को मनशियात फरोशी करते हुए देखा, पुलिस से पकड़े जाते हुए देखा, पुलिस को रिश्वत दे के बाहर निकलते हुए देखा। बेटे ने भी वही किया, कस्टम ने पकड़ा, उनको रिश्वत दे दी, वहाँ पे थोड़ा वक्त अंदर गुजार लिया, सेटिंग बना के बाहर आ गए। अब मुझे अफसोस इस बात का होता है वजिया साहिबा, जब लोग मुस्तफ़ा आमिर के ऊपर मनशियात फरोशी का इल्ज़ाम लगाते हैं या उसको साबित करने की कोशिश करते हैं रेटिंग की खातिर, और शायद किसी और वजह से कोई और एजेंडा होगा। क्योंकि मेरी नज़र में, मैं आज अपने व्यूअर्स को और आप सबकी मौजूदगी में बताना चाहता हूँ कि एक डीलर क्या होता है। एक डीलर वो होता है जो मनशियात सिर्फ एक किस्म की नहीं, सारे किस्म के ड्रग्स बेचता है। और जब उसके पास एक बच्चा आता है खरीदने के लिए, तो उस बच्चे को बताया जाता है कि बेटा एक काम करो, अपने दोस्तों को जाके बेचना शुरू कर दो, तुम्हारा नशा फ्री हो जाएगा। इस तरीके से डीलर्स बहुत सारे बच्चों को फैलाते हैं, मार्केट बनाते हैं ताकि उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बन सके। उस बच्चे को मैं डीलर नहीं बोलता, मैं डीलर बोलता हूं जो असल सोर्स होती है, बुराई की जड़ होती है, कामरान कुरैशी जैसे लोग, अरमगान कुरैशी जैसे लोग, न कि मुस्तफ़ा आमिर को। इसलिए मुस्तफ़ा आमिर को के ऊपर ऐसे इल्ज़ामात लगाना मेरे ख्याल से नाजायज़ होगा, ना इंसाफ़ी होगी, और ये हमें नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक और मैं आपको गलत इंफॉर्मेशन देता हूँ। ये कहा जाता है व्लॉग्स के अंदर के अरमगान कुरैशी ने लड़की की खातिर ये कत्ल किया। जी नहीं, जब पुलिस वालों ने तफ्तीश की अरमगान कुरैशी थे तो मालूम पड़ा कि उसके फ़ोन में तो कैलेंडर है, और उस कैलेंडर के अंदर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि हर रोज़ एक जिस्म फरोशी के लिए खातून उसके घर पे आती है और पूरा महीने का कैलेंडर फिक्स होता है। और ये अरमगान ने खुद बताया पुलिस वालों को कि अगर आप समझते हैं कि मैंने लड़की के खातिर कत्ल किया है, तो देखिए कि मैं तो जिस्म फरोशी में बहुत टॉप पर हूँ और मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लड़कियों की, मेरे पास तो बहुत सारी लड़कियां रोजाना नहीं आ जाती है। तो बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन जो फैलाई जा रही है ना, उससे थोड़ा परहेज हमें करना चाहिए। वजिया साहिबा, मैं चाहूंगा कि आप भी इस इशू के ऊपर कुछ अल्फाज अदा करें। मैडम तला साहब, ये वाली कॉज ऑफ जो है दिस सिचुएशन बाकी क्लियर नहीं है। मतलब लड़कियों का अगर आप इशू कहते हैं ना, तो मुझे नहीं पता अगर इस चीज ने उसमें जेलसी ट्रिगर की है तो फिर मैं कहूंगी कि ये इशू है। और जब आप ड्रग की बात कर रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि अरमगान को ड्रग्स की कमी थी कि उसको मुस्तफा जैसा एक करेक्ट लड़का चाहिए था। उसके बाद अपना बाप था, उसका अपना एक नेटवर्क, सेटल्ड नेटवर्क था। उसके वालिद साहब की हाइड्रा फार्मिंग के, वो एक सेकंड जनरेशन ड्रग डीलर है मैडम, सेकंड जनरेशन ड्रग डीलर। उसने पूरी जिंदगी अपने बाप को यही करते हुए देखा। उसको मुस्तफा क्यों सोर्स चाहिए? ऑब्वियसली नॉट। देखिए जी, आई हैव मेनी एविडेंसेस जो इस चीज को प्रूव करते हैं कि वहाँ मुस्तफा इस तरह की किसी चीज के लिए नहीं गया था। इसको इन्होंने ड्रग के लिए में का, जो मैं कहती भी आई पहले कि अगर ड्रग का केस खोलना था तो उसमें मर्डर को खराब करने की क्या जरूरत? अगर आपने इस चीज को उसे एसोसिएट करना था तो तरीके से कर लेते। आपने जिन जिन के नाम ड्रग सेलर्स में लिए, वो तो पिछले 2 सालों से मुझे सुनने में आया कि वो तो वहीं पे के वहीं बैठे हुए थे, तब इनको किसी को याद नहीं आया। तो वाज दिस एन अटेम्प्ट टू मैनिपुलेट द मर्डर केस? इट कैन बी। फिर इस जो मुस्तफा के मर्डर होने के बाद इन्होंने लड़कियां भी निकाल दी। क्यों निकाली? ये जो एक इमोजी की स्टोरी चल रही है, वो सपोजिटली तो लड़की ने शुरू की है ना, जिसकी वजह से वो यही बोलते हैं कि जी इमोजी पे मर्डर हुआ है, मुस्तफा ने उसको इमोजी भेजा, जिसपे वो इतना नाराज हो गया कि वो उसने लड़की को भी मारा और मुस्तफा को भी मारा। तो ये स्टोरी कैसे क्लियर होगी? चीजें कैसे क्लियर होंगी? इन्वेस्टिगेशन में ये चीजें क्यों नहीं डाली गई? वो लड़की निकली अजूमा, उसका वो अब सामने नहीं आ रही है, ना वो विटनेस बन रही है, ना वो कोई इसके खिलाफ एफआईआर कर रही है। जो मुझे पता चला कि साउथ में एप्लीकेशन गई है कि स्टेट इसके लिए, लड़की के लिए स्टैंड ले और एफआईआर कर ले, वहां से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मतलब मुस्तफा के का
रीजन ऑफ मर्डर, वो आदमी तो कुछ भी नहीं बोलेगा, वो जानवर तो कुछ नहीं बोलने वाला। वो इतना पक्का एक आदि मुजरिम है, एक ट्रेन्ड किलर है, वो कुछ नहीं बोलने वाला है। उसने मतलब सबके सामने चला था, मर्डर बहुत क्लियरली नजर आ रहा है, एक ज्यादती हुई नजर आ रही है। उसके लिए भी अभी भी आप लोगों को चीजें राइट लेफ्ट क्यों करनी है? आप लोग क्लियरली उस चीज को क्यों नहीं कर सकते? आप बेनिफिट उसके जितने बैंक अकाउंट से आपने बेनिफिट लेना है आप ले लें, वो तो जस्टिफाइड होएगा। मैं कहती हूँ जिसको उसके से बेनिफिट लेना है लो, लेकिन आप लोग मर्डर को तो सबसाइड नहीं करो ना, उसको तो मैनिपुलेट उसकी सिचुएशंस को नहीं करो, लेट इट बी देयर। 23 साल के बच्चे का एक हिनियस मर्डर है, एक ब्रूटल एक्ट है जो, और अब मेरे जिसकी मैं कोशिश में लगी हुई हूँ कि वो आदमी बाहर नहीं आए। जिस लड़के लड़की ने उस आदमी का नाम लिया है, आपको लगता है डिफेंस में वो लड़के लड़कियां इस फियर में नहीं होंगे जब ये सिचुएशन मैनिपुलेशन वाली चली, उसके मर्डर को दबाने की चली कि ये बाहर आएगा, आंटी ये हमारे साथ क्या करेगा? बच्चे आए, लड़के लड़कियों ने मुझे ये बात कोट की। तो आप जरा सा आप वहाँ बैठे हैं, आप ज्यादा क्लियर पिक्चर देख रहे हैं। मैं तो बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं, मेरे रिलक्टेंट कि कहाँ ये मेरी कोई ऑफेंड ही ना हो जाए, कोई मुझे लीगल नोटिस ही ना सर्व हो जाए। वैसे मैडम मैं आपको बताऊं मुझे मोटिव क्या नजर आ रहा है। जिस तरह आपने कामरान कुरैशी के आइस के नशे में इतने सारे इंटरव्यू देखे ना, वो पागल हो रहा होता है, सर यूं हिला रहा होता है, आंखें फट रही होती हैं, जबान में समझ नहीं आ रहा था क्या अल्फाज, ये सब नशे के अंदर हुआ है। मेरी नज़र के मुताबिक ना ये लड़की का चक्कर है, या ना नशे का चक्कर है, ना ये ईगो। हाँ, नशे के अंदर ईगोज कुछ ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से भी बंदा ऐसा इंतहाई कदम उठा लेता है। आई कम बैक टू यू। मैं वेलकम करना चाहूँगा नियाज अहमद खोसा साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। साहब एक SSP हैं, क्रिमिनोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, क्राइम को बहुत समझते हैं और इस केस के ऊपर बहुत एक्टिव हैं। खोसा साहब, थैंक यू सो वेरी मच आपके कीमती वक्त के लिए। आपकी नज़र में जो इस वक्त मर्डर के केस को ड्रग्स के केस के अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर उलझा के मर्डर को दबाने की कोशिश की जा रही है, खोसा साहब, क्या ये है वो ताकत जो 40 अकाउंट्स के अंदर 20 अरब रुपए मिले हैं, या क्या यही है वो ताकत? लेकिन मैं इस चीज को ऐसे नहीं समझता जिस एंगल से आप देख रहे हैं ना। तो मेरा ये अपना जाती ख्याल है या मेरा एक्सपीरियंस ये है ना, ये जिसने जो जुर्म किए हैं उनको उस जुर्म में इसको इंटरोगेट होना चाहिए, उसकी एविडेंस सामने आनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। क्योंकि मर्डर केस जो है ना, मर्डर केस जो शुरू में इन्वेस्टिगेट हुआ है, वो उसका तो मुकाला कर दिया गया, उसमें एविडेंस कोई है नहीं। और जिस तरह से अपना पुलिस ने उसको टैकल किया है, हैंडल किया है, वो बिल्कुल ही जैसे अलर्ट नए लोग नहीं होते, अलर्ट आदमी होते हैं, इस तरह अलर्टपन से उन्होंने केस का बिल्कुल बेड़ा कर दिया है। और उस जो मेरा अपना जो मैं सब देख रहा हूँ या जो एविडेंस सामने आ रही है, क्योंकि अभी तक फाइनल चालान नहीं आया कोर्ट में। मैंने कल भी पता किया था कोर्ट से क्या है कि इसका फाइनल चालान आया नहीं आया, लेकिन कल तक नहीं आया था। केस को खराब किसने किया है आपकी नजर में? कौन किस लेवल पे मुलव्वस है? क्या IG लेवल पे लोग मुलव्वस हैं, कोई नीचे लेवल पे लोग मुलव्वस हैं, पुलिस ने पैसे ले लिए हैं? व्हाट डू यू थिंक खोसा साहब? नहीं IG लेवल पे बिल्कुल नहीं है, और एडिशनल IG लेवल पे बिल्कुल नहीं है, ये नीचे लेवल पे हुआ है। और ये नीचे लेवल पे इस तरह इसका बेड़ा गर्क किया गया है कि ये इसको इस केस में सजा नहीं होनी है, जो मैं देख रहा हूँ। अब वो बलूचिस्तान वाला केस है, उस केस को ना मीडिया ने फोकस किया है, ना जो कंप्लेनेंट पार्टी है जो मुस्तफा आमिर की वालदा है उसने भी फोकस नहीं किया। आपकी नजर में मुस्तफा आमिर की वालदा वजिया आमिर साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, क्या करना चाहिए उनको फोकस करने के लिए? नहीं, उनको बलूचिस्तान पुलिस को अप्रोच करना चाहिए, IG बलूचिस्तान से अप्रोच करना चाहिए। उस केस में अरकमान का रिमांड हो, उस केस में एविडेंस भी है, उस केस में गाड़ी वहाँ जलाई गई है, उस बच्चे की जो है उसको उसकी लाश वहाँ जलाई गई है। तो वो केस जो है वो ज्यादा मजबूत है ये कराची वाले केस से। उस केस में इसको सजा हो सकती है 100%, अगर कोई केस को अच्छी तरह से फॉलो करके इसको चालान कराया जाए। ये तो नंबर 1 हुआ। नंबर 2, ये जो FIA का केस है, FIA केस में भी ये सजा खा जाएगा, क्योंकि उसमें एविडेंस ये आ गई है, इसके अकाउंट में, बेनामी अकाउंट में 17 अरब रुपए आए हैं, इसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इसने जो है क्रिप्टो करेंसी का कारोबार किया है, इसने कॉल सेंटर से जो फार्जरी करके लोगों से इतने पैसे मंगाए हैं। वो मैंने एक अपने कॉलम में भी लिखा था कि इसकी जो
40 बैंक अकाउंट हैं, उसमें 17 अरब 33 करोड़ रुपया आया है 2 सालों में। अब ये सारा क्रेडिट जाता है FIA की तरफ। ये FIA ने इतनी मेहनत की है, मेहनत करके ये सारी चीजें अनर्थ की हैं, और उस केस में इसका रिमांड भी हुआ है, उस केस में ये चालान भी हो जाएगा। उसमें डॉक्यूमेंटल और टेक्निकल एविडेंस है, तो उसकी बुनियाद पर ये बंदा अगर इस केस को अच्छी तरह से फॉलो किया जाए ना, उस केस में सजा खा जाएगा। तो मेरे ख्याल में 2 केसेस हैं, एक बलूचिस्तान वाला, दूसरा FIA वाला। अगर इनके पीछे बढ़ा जाए तो हमारा मकसद यही है कि ये बाहर आने के लिए इसको सजा आए, इसको जिसने जो किया है वो भुगते। आपको लगता है फिलहाल इसको कुछ ना सजाए मौत होगी ना उम्र कैद होगी? नहीं, मुस्तफा आमिर के वाले केस में इसको जो है ना वो यहाँ से हो सकता है, क्योंकि मीडिया का प्रेशर है, लोगों का प्रेशर है, ATC कोर्ट से उसको हो सकता है उम्र कैद की सजा हो जाए, लेकिन हाई कोर्ट में जाके या सुप्रीम कोर्ट में जाके वो सजा इसकी खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो इन्होंने गवाह रखे हैं पुलिस ने नाअहली करके, वो गवाह कल रिजाइल हो जाएंगे सारे गवाह, क्योंकि वो जो चौकीदार थे, हाँ, जिन लोगों ने मुस्तफा आमिर की लाश को गाड़ी में डाला है, वो हकीकत यही हुआ है कि उन लोगों ने हेल्प की है, उन लोगों ने मुस्तफा आमिर की लाश को गाड़ी में डाला है, उन्होंने कारपेट धोया है, वो मौके के जो है उन्होंने सारा कुछ किया है। अब उनको इन्होंने विटनेस बना दिया है, विटनेस बना के भेज दिया है, वो लोग चले गए अपने गाँव। वो मेरे ख्याल में वापस नहीं आएंगे, लेकिन जब भी अगर वापस आए तो वो एक आएंगे कि पुलिस ने मुस्तफा आमिर कत्ल केस से जुड़े आम इंकशाफात पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे साथ बड़ा अहम पैनल मौजूद है। सरदार अख्तर हसन गोरचानी साहब, आप माशाल्लाह से साबिक IG भी रहे हैं, आप DG भी रहे हैं IB जैसे इन्वेस्टिगेटिव इदारों के। सर, इमरान खान के दौर में गोरचानी साहब रक्शे वाले के अकाउंट के अंदर भी कुछ करोड़ रुपए आते थे तो पकड़े जा रहे थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 17 अरब रुपए एक बच्चे के अकाउंट में चल रहे हैं, इतने पैसे उनके अकाउंट में गिर रहे हैं, लेकिन इदारे हरकत में नहीं आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है? क्या आजकल हम लोगों ने लीगल कर लिया है ये पैसे यहाँ वहाँ हेर फेरी करना? सर नहीं, जैसे नियाज खोसू साहब कह रहे हैं, FIA ने काफ़ी मेहनत की है इस केस में, तो सुस्ती मैं समझता हूँ ज़रूर है, थोड़ा इनको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा ख्याल है जिस तरीके से केस बनाया गया है या अनर्थ किया गया, तो वो तो अच्छी कोशिश थी। और मैं यहाँ पे बल्कि न्याज की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। वजीहा साहब यहाँ मौजूद हैं जी सर, तो मैं भी उन्हें सजेस्ट करूँगा, जैसे वो कह रहे हैं, मौज़म जा अंसारी IG बलूचिस्तान जी बहुत इंसानियत का दर्द रखने वाले अफसर हैं। उनको मैं तब से जानता हूं जब वो हमारे पास यहाँ मुल्तान में ASP अंडर ट्रेनिंग थे। बहुत अच्छे अफसर हैं, और जिस तरह एक इंसान का एक दर्दमंद दिल होता है, तो आई एम श्योर वजीहा साहबा उनसे मैं चाहूँगा कांटेक्ट में रहें, बिल्कुल, और ज़रूर इसको टेकअप करेंगे। तो उस केस में भी साथ साथ इनको अच्छा पॉइंट नियाज ने रेज किया है कि बिल्कुल सर, अगर आपकी हेल्प चाहिए होगी तो मैं आपको कनेक्ट भी करवाऊंगा। गोरचानी साहब, आई टेक योर हेल्प टू टेक हेल्प फ्रॉम अंसारी साहब आल्सो। फराज साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। फराज, मोटिव ऑफ द मर्डर यकीनन हर कोई जानना चाहता है, लेकिन फराज इस केस में क्योंकि वायरल इतना हो गया, हर कोई इसको डिस्कस कर रहा था, तो बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन भी चलाई जा रही है, और एक मनशियात के केस के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। मनशियात कोकेन का कार्टेल भी निकल आया, वीड का कार्टेल भी निकल आया, और फिर आपको मालूम है मनशियात फरोशी वैसे ही हमारी सोसाइटी में जारी है, वो तो बंद होने वाली है नहीं। आपकी नजर में इस केस से जुड़ी हुई मिस रिपोर्टिंग, डिस रिपोर्टिंग कौन सी है, एंड हाउ कैन वी फिक्स इट? फराज देखिए ना, ये डे 1 से जिस दिन से ये केस हाईलाइट हुआ, उस दिन से डिसइंफॉर्मेशन का सिलसिला जारी है। जैसे आपने जिक्र किया कि कुछ ऐसे लोग भी थे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए, व्लॉग करना शुरू हो गए, जिनके पास मतलब जर्नलिज्म की कोई एथिक्स या कोई ऐसी डिग्री कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन सब ने अपनी व्यूअर्स के लिए व्यूज बढ़ाने के लिए ये इस केस को टेकअप किया, और जो जिसकी समझ में आता गया वो बोलता गया। डे 1 से जिस दिन से मैं मुस्तफा की वालदा के साथ भी रास्ते में हूँ, और जो ABCC के अफसरान हैं, मुक़द्दस हैदर हैं, अनिल हैदर है, इन लोगों के साथ, आयु के साथ, सबके साथ रास्ते में, और जो सबसे ज्यादा मैंने उनको देखा परेशान उन दिनों में, खास तौर पे जो इनिशियल डेज थे, वो इसीलिए परेशान देखा उनको, कि वो इसीलिए हमेशा परेशान रहते थे कि इस केस में डिसइंफॉर्मेशन का जो सिलसिला है वो कई ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और जहाँ तक मोटिव की बात है,
तो मैं उस दिन से, पहले दिन से आज भी यही बात कह रहा हूँ कि डांस पार्टी हो या दीगर जो बातें काले जादू की बातें की जा रही हैं या दीगर मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसके में जो मेन चीज है वो है मोटिव, और के मोटिव ऑफ द मर्डर का मोटिव क्या था और कॉज ऑफ द डेथ। ठीक है, तो ये दो चीजें अगर आपके पास इसके कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है, आप साबित कर सकते हैं, तो केस आगे चलेगा, वरना केस नहीं चलेगा। केस इधर उधर ही जो है वो घूमता रहेगा। कभी आप बलूचिस्तान जाते रहेंगे, कभी आप FIA जाते रहेंगे। जो एक्चुअल केस है वो है मर्डर का केस। मर्डर के केस के पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। वो मर्डर का केस वहीं जहां था वहीं अटका हुआ है। अब बात है चालान की, चार्जशीट की। अब देखना ये है कि चार्जशीट में पुलिस क्या लिखती है, क्या कहती है कि मोटिव जो था, वो जो मर्डर का मोटिव था वो क्या था, और कॉज ऑफ द डेथ क्या थी, कैसे मर्डर हुआ और क्यों हुआ। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी मर्डर केस के लिए। तो पुलिस को सबसे ज्यादा पहले जो है, सबके लिए जो चैलेंजिंग सिचुएशन है पुलिस के लिए, वो ये है कि इन दो पहलुओं पर, दो एंगल्स के ऊपर उनको काम करना है और मजबूती के साथ काम करना है। और इस चीज को जब वो चार्जशीट में आया, वो कुछ भी कहते हैं इस हवाले से, तो लेकिन उनको साबित करना पड़ेगा, क्योंकि अदालत में हम मीडिया वाला सिलसिला नहीं होता कि कह के और आगे बढ़ गए। हर चीज को साबित करना पड़ता है। बिल्कुल, हर चीज़ को साबित करना पड़ता है आईन और कानून के मुताबिक। खोसा साहब, अब आप आखिर में योर क्लोजिंग रिमार्क्स ही मुझे चाहिए। आई थिंक उनकी लाइन डिस्टर्ब हो गई है, लेकिन यकीनन जो बात अभी फराज ने की बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। एविडेंस साबित करना, प्रोसिक्यूशन। गुरचानी साहब मेरे साथ हैं, आई एम श्योर। गुरचानी साहब, ये जो साबित करने वाला अमल होता है, हम लोग मिन हैसल सहाफ़ी ये बात काफ़ी वक्त से कर रहे हैं कि हमारी अदालतों में बड़े बड़े क्रिमिनल्स छूट जाते हैं क्योंकि हम कुछ साबित नहीं कर पाते हैं। क्या करना चाहिए सर उसके लिए? सर मैं तो एक ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स एक मेरे जहन में हमेशा से एक तजवीज़ आई है, रहती है, और मैं बड़ी जगह इसको फ्लोट भी कर चुका हूँ। 30 सेकंड सर। देखिए, हम सिस्टम ऑफ क्रिमिनल जस्टिस में इंसाफ करना होता है जज ने। पुलिस का काम एक थोड़ी बहुत जो अपनी मेहनत करके वो चीज़ें जमा करके उनके सामने रखते हैं। तो मैं इस बात पे हैरान होता हूँ कि कोर्ट्स ने अपने आप को एक कमरे में क्यों बंद कर लिया, अपने आप को क्यों महदूद कर लिया है कि एक तफ्तीशी अफसर, चाहे वो छोटा सा अफसर हो, सब इंस्पेक्टर हो, ASI हो, इंस्पेक्टर हो, वो कल को बिक जाए, वो कल को केस खराब कर दे, वो कल को कुछ और कर दे। तो वो इतने बेबस क्यों हो जाते हैं कि वो एक नाक़िस तफ्तीश का सहारा लेके वो अपने आप को बेबस महसूस करते हैं। कोर्ट्स एक्टिव रोल क्यों नहीं प्ले करती, कमरे से बाहर? थैंक यू, आई एम आउट ऑफ टाइम। थैंक यू गुरचानी साहब, थैंक यू फराज अहमद साहब, थैंक यू नियाज अहमद खोसा साहब। का फीडबैक सोशल मीडिया पे जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू ऑन मंडे। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।